गुड इवनिंग, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने बेहतरीन से एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। विनायक, गुड इवनिंग, कैसे विनायक, बढ़िया आप सब। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और ये क्लियर अगर कुछ बोर्ड दिख रहा है तो मैं गूगल पर अर्जित कर लेता हूं। इस मच बेटर आई थिंक। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हम लोग खत्म कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, सिलेबस अपलोड है कंटेंट सेक्शन में। चैप्टर नंबर 4 हम बात करेंगे आज कुछ अलग टॉपिक के बारे में। हाँ, जो मैंने टॉपिक आपको लाइव में शेड्यूल किया था कि उसमें जो टॉपिक था, एक्चुअल में टॉपिक वो चैप्टर नंबर 5 का है, लेकिन मैंने गलती से आपको भेज दिया था। लेकिन हम लोग लाइव क्लास में आज चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के केमिकल, जैसे एल्कलाइड क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, टैपोनिन क्या होते हैं, सैपोनिन क्या होते हैं, ठीक है, रेजिन्स क्या है, गम्स क्या है, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानेंगे, जिसमें आप लेक्चर नंबर 1 है क्या आपके हमारा एल्कलाइड। लेकिन दोस्तों बेसिक से मुद्दे की बात करें, हमें पता है जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट से हमें तरह तरह की चीजें मिलती है। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे कि हमें फैट मिलता है, ठीक है, प्रोटीन तो बहुत कम है, लगभग कार्बोहाइड्रेट फैट है, प्रोटीन भी ले लेते हैं, ये चीजें मिलती है। ये प्राइमरी चीजें, ये सिंपल चीजें हैं। इनसे भी जटिल, इनसे मिलकर जो कुछ और जटिल चीजें मिलती हैं, जो और कॉम्प्लेक्स चीजें मिलती हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जिन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट ये सब है, और इनसे भी मिलकर बनने वाली चीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। समझिए कैसे, जैसे आपको दाल मिल गया, चावल मिल गया, ये आपने दाल अलग बनाया, चावल अलग बनाया, प्राइमरी। लेकिन जब दाल चावल को मिला के आपने खिचड़ी बना दी, दिस इज सेकेंडरी। समझ आ गया। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, इन सबसे मिलकर के प्लांट के अंदर कुछ और जटिल चीजें बनती हैं, उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंतर्गत हमारे बेसिकली कौन कौन से पार्ट है, ये एल्कोलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, टैकोनिन है, सैपोनिन है, इन सब के बारे में हम क्लास में बात करेंगे। तो काफी लोग जुड़ गए हैं लाइव, मैं देख लेता हूं अटेंडेंस कौन कौन से हैं। विनायक गुड इवनिंग, हिमाचल गुड इवनिंग, फिरजौस कौन कौन लाइव है मैं देख लेता हूं। फिरोज है, प्रिया है, विनायक है, अनुराग कुशवाहा, सुधा पटेल, इमदाद इस्लाम, इमरान, अमित मंडल, के बाला रामू, टीनू, ठीक है, और लोग हैं हिमाचल, ज्योति पटेल, प्रिया मौर्य, मनोज राणा, ठीक है। इतने लोगों ने अभी तक लाइव क्लास शुरू कर दिया है। चलिए आप लोगों से ही पढ़ाना शुरू करता हूं, और शुरू करता हूं फिर से इस टॉपिक को खत्म करते हैं कि एल्कलाइड वाले चैप्टर में, सॉरी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट चैप्टर है, हमें 5-6 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एल्कलाइड। अब एल्कलाइड के बारे में कुछ हम जानेंगे, फिर हम नोट्स डिस्कस करेंगे। देखिए पहली चीज तो जो एल्कलाइड है वो प्लांट से मिलता है, ये चीज क्लियर हो गई, ये किसी भी एनिमल से प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, इसका नाम क्या है, एल्केलॉइड। एल्केलॉइड का मतलब होता है एल्कली लाइक, और एल्कली का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बेस। आपको पता है कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एसिडिक और बेसिक, अम्लीय और क्षारीय। कल क्लास में आपको पढ़ाया था केमिस्ट्री में। तो अम्लीय मतलब जिसका पीएच 7 से कम है, क्षारीय मतलब जिसका पीएच 7 से ज्यादा है। तो इसका जो पीएच होता है हमेशा 7 से ज्यादा होता है, मोर देन 7, इसलिए ये बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कली नेचर के होते हैं, इसलिए इसका नाम एल्कलॉइड है। क्लियर हो गया। ये एल्कलॉइड क्या है, ये प्लांट से मिलते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ये हमारे प्लांट के अंदर बहुत तरह के काम करते हैं, और हमारे लिए भी बहुत तरह के फायदेमंद दवाइयां बनती है इससे। हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस क्लास में, एल्कलॉइड। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम नोट्स आपसे शेयर करें। नोट्स आपके कंटेंट सेक्शन में अपलोड है, आप वहां से जाके बच्चों इस नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने फिलहाल नोट्स ला रहा हूं, और आपके सामने ये बोर्ड ला रहा हूं, दोनों एक साथ दिखाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो ये एल्कलाइड का स्ट्रक्चर क्या है कि भाई ये एल्कली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए इसको एल्कलाइड कहते हैं। नोट्स भी है कुछ लिखा हुआ है, और हमारे करीब में इसके बेसिकली अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स होते हैं, भाई उसमें नाइट्रोजन का पाया जाना प्रमुख। देखो नाइट्रोजन बेसिक नेचर का होता है, कल आपको बताया था, अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, ये एनालिसिस की क्लास में बताया था।
उसी तरह से आपको बताया था क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है इसीलिए बेसिक नेचर का होता है। हमने दो बातें जान ली कि एल्कोलाइट प्लांट से मिलता है, दूसरी बात एल्कोलाइट बेसिक होता है, तीसरी बात क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है इसलिए बेसिक होता है। तीसरे मुद्दे की बात हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की। ठीक है, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चलिए आगे कोशिश करते हैं। करीब 21,000 प्रकार के एल्कोलाइट अब तक हमारे पेड़ पौधों के बारे में हमको पता है या हमें इसके बारे में ज्ञान है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, ज्यादा क्लियर है? अब क्लियर है? अब क्लियर है, ज्यादा क्लियर होगा मेरे ख्याल से। चलिए, तो एल्कोलाइट जो होते हैं दोस्तों ये अलग प्रकार के होते हैं, ये प्लांट के अंदर बायोसिंथेसाइज होते हैं। हमारा नोट्स क्या कह रहा है कि दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ मेजर ऑफ सेवरल बायोलाइट। कई छोटे एल्कोलाइट हमारे प्लांट में पाए जाते हैं, उनसे मिलकर के मेजर एल्कोलाइट बनते हैं। एक खास बात ये होती है कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बेस है, ये बेस हमेशा एसिड में घुलेगा, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन जब भी आप किसी बेस को, आपको चीज पता होगा कि जब भी आप किसी बेस को एसिड में घोलेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा। यानी एक अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम इस एल्कोलाइट को किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये खुद बेसिक नेचर का होता है। बाकी ये वाटर में घुलनशील नहीं होता है, इसके साथ साथ ये ईथर में, क्लोरोफॉर्म में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत आसानी से घुलनशील होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1886 ईस्वी में दोस्तों हम जान लेते हैं कि सबसे पहले 1886 में साइंटिस्ट का नाम था, हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे लैंडरबर्ग। ये जर्मनी के थे। लैंडरबर्ग ने सबसे पहले, जो आपने देखा होगा जो कोकेन जानते हैं, कोनेन, सबसे पहले उन्होंने कोनेन के प्लांट में एक एल्कोलाइट को खोजा था, एल्कोलाइट को निकाला था। 1886 ईस्वी की बात है। और इसी को बाद में इसको जो साइंटिस्ट थे मिशनर, उन्होंने देखा कि जो ये केमिकल निकला कोनेन से ये एल्कली नेचर का है, बेसिक नेचर का है, तो मिशनर ने इसका नाम रख दिया एल्कलॉइड। यानी आपसे पूछा जाए कि एल्कोलाइट का नाम एल्कोलाइट किसने रखा, उसकी बुआ कौन है, यानी एल्कोलाइट की बुआ कौन है। मैंने बुआ कह रहा हूं तो हमें पता है हमारे गांव में बुआ ही बच्चों का नाम रखती है, तो इस बच्चे का नाम उसकी बुआ ने रखा, उसका नाम है मिशनर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि एल्कोलाइट की बुआ कौन है, मिशनर। आगे बात करते हैं। बाद में साइंटिस्ट थे, केमिस्ट डेरसोल साइंटिस्ट थे। 1803 ईस्वी में इन्होंने नारकोटिक जो निकोटीन होता है उसको प्राप्त किया। सुर्ती में जो होता है, सुर्ती के पत्ते में भी एल्कोलाइड होता है, जिससे नशा होता है, वो निकोटीन होता है, वो लिक्विड नेचर का होता है, उसको सबसे पहले इन्होंने निकाला। ठीक है, और आगे करते करते इस तरह से देखा। अब एल्कोलाइड का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एल्कोलाइड, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिए। एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि एल्कोलाइड के स्ट्रक्चर में दो चीजें बहुत कॉमन है। एक तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग, यहां कह सकते हैं रिंग, बेंजीन रिंग समझ लीजिए, और दूसरा नाइट्रोजन। हेटेरोसाइक्लिक रिंग, यहां पे मैं बेंजीन दिखा रहा हूं, यहां पे मैं कुछ भी एक्स मॉलिक्यूल लगा देता हूं तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो जाए। एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग और एक नाइट्रोजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि एल्कोलाइड के स्ट्रक्चर में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब इन्हीं दोनों की उपस्थिति के आधार पर एल्कोलाइड तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रू एल्कोलाइड, दूसरा होता है ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्यूडो एल्कोलाइड। सूडो एल्कोलाइड को हम लोग दोस्तों प्रोटो एल्कोलाइड भी कहते हैं या प्रोटो एल्कोलाइड। और तीसरा होता है फॉल्स एल्कोलाइड, या हम इसको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड स्यूडो एल्कोलाइड। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, ट्रू एल्कोलाइड हो गया पहला, और दूसरा हमारा हो गया प्रोटो एल्कोलाइड, और तीसरा हमारा होगा स्यूडो एल्कोलाइड। ठीक है, मैं तीनों को एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूं, आपको बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड में आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ट्रू एल्कोलाइड, स्यूडो एल्कोलाइड, और हमारा तीसरा वाला पार्ट है इसको फॉल्स या हम प्रोटो एल्कोलाइड बोल सकते हैं, या पूरा स्ट्रक्चर में आपको कुछ पता है। ठीक है, ट्रू एल्कोलाइड, दूसरा है प्रोटो एल्कोलाइड, और तीसरा है फॉल्स एल्कोलाइड, या इसको बोलते हैं स्यूडो एल्कोलाइड। तीन चीजें मैंने आपको बताई, दो चीजें कि एक तो बेंजीन रिंग का होना जरूरी है,
और दूसरा नाइट्रोजन का होना जरूरी है। इन दोनों के होने से ही एल्कलाइड बनेगा। तो अगर किसी भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन डायरेक्ट लगा हुआ है, यानी आप देख पा रहे हैं इस रिंग के अंदर नाइट्रोजन डायरेक्ट लगा हुआ है। अब वो कहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या हो सकता है एक ना हो दो हो, जिससे मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दो नाइट्रोजन लगे हुए हैं, हो सकता है दो नाइट्रोजन। तो अगर किसी भी रिंग के अंदर, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर डायरेक्ट नाइट्रोजन लगा हुआ है, this is called true alkaloid, this is called true सत्य alkaloid। याद रहेगा, what is the definition of true alkaloid? When the nitrogen atom is directly present in the heterocyclic ring, this is called true alkaloid। याद हो गया। दूसरा, अगर किसी भी बेंजीन रिंग के बाहर नाइट्रोजन ग्रुप लगा है, ठीक है, किसी भी बेंजीन रिंग के बाहर नाइट्रोजन ये ग्रुप लगा है, हो सकता है ये अमीनो ग्रुप हो या नाइट्रो ग्रुप हो, ये रिंग में तो है लेकिन रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर है। नाइट्रोजन तो है, रिंग भी है, लेकिन नाइट्रोजन रिंग के अंदर ना होके बाहर है, दिस इज कॉल्ड प्रोटो एल्कलॉइड। याद हो गया, व्हाट इज द प्रोटो एल्कलॉइड? व्हेन द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट away from the ring या outside of the ring with a direct bond, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, this is called protoalkaloid। अब pseudo alkaloid का मतलब क्या होगा? pseudo मतलब होता है भूत, false, जो होते तो नहीं है लेकिन लोग मानते हैं कि वो है। भूत होते हैं, क्या लगता है आपको? भूत होते हैं? किसी ने भूत देखा? गांव में तो एक आध बूढ़े जरूर होते हैं जो भूत के साथ बीड़ी पिए होते हैं, तो ठीक है, वो भूत होते हैं कि नहीं होते उस पर चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। हाँ, लाइव नहीं आते, राहुल सही कह रहे हैं, जब लाइव नहीं होंगे तो मैं ऐसे ही क्लास लूंगा, फिर बाद में कहोगे सर रिकॉर्डेड लेक्चर मत डालिए, अब लाइव लीजिए। और जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ तो लाइव केवल 10 8 6 7 लड़के हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर टाइम में 17 बच्चे लाइव हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर केवल 7 बच्चे हैं, 10 बच्चे तो एग्जिट एग्जांपल है, तो 7 बच्चे लाइव आते हैं। और जब मैं लाइव नहीं लूंगा, रिकॉर्डेड अपलोड करूंगा तो कहते हैं सर लाइव आइए, लाइव सुबह लेता हूं तो कहते हैं रात की लीजिए, रात लेता हूं तो कहते हैं सुबह लीजिए, तो सब तो खुद ही कंफ्यूज हो करना क्या है, ठीक है। और आप चाहें कि मैं कोई फिक्स टाइम पर उसी को रोज लूं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी जॉब ऐसी है, तो खुद ऊपर नीचे चलती है। तो स्यूडोएल्कलाइड का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन होता ही नहीं है। तो आप कहेंगे भैया तो ये एल्कलाइड कैसे हो गया? एल्कलाइड होने की दो शर्तें हैं, एक तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ उसमें क्या हो? हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ उसमें नाइट्रोजन हो। तो जब नाइट्रोजन नहीं है तो कैसा एल्कलाइड? हाँ, नाइट्रोजन नहीं है लेकिन इसकी गुण, इसके प्रॉपर्टी, इसके सारे लक्षण नाइट्रोजन वाले ही, सॉरी एल्कलॉइड वाले हैं, इसलिए ऐसे एल्कलॉइड को हम स्यूडो एल्कलॉइड कहते हैं, फॉल्स एल्कलॉइड कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एल्कलॉइड तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं। ट्रू एल्कलॉइड जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन पाए जाते हैं, प्रोटो एल्कलॉइड जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बाहर नाइट्रोजन पाए जाते हैं, और स्यूडो एल्कलॉइड जिसमें नाइट्रोजन पाए ही नहीं जाते हैं लेकिन वो एल्कलॉइड की सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसीलिए इसे स्यूडो एल्कलॉइड कहते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हम फिर आगे देखते हैं कि हम इसमें और कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं इसके लेक्चर्स को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों। तो अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारा ट्रू एल्कलाइड है, ट्रू एल्कलाइड का एग्जांपल क्या है? ट्रू एल्कलाइड का एग्जांपल है क्विनीन, कोकेन, डोपामीन और मॉर्फिन। ये चार एग्जांपल याद रखिएगा, नोट्स आपके सामने अपलोडेड है कंटेंट पे, आप वहां देख लीजिएगा। और टोटल एल्कलाइड मैंने डेफिनेशन बता दिया, इसका एग्जांपल है हेर्बिनीन, मेस्केलिन और योहिम्बीन। ये तीन एग्जांपल हैं जो प्रोटो एल्कलाइड कहते हैं। और स्यूडो एल्कलाइड में जिसमें नाइट्रोजन तो है ही नहीं लेकिन प्रॉपर्टी सारी शो करता है, उसका एग्जांपल है यहाँ पे कोनीन, कैप्सिकीन, एफेड्रीन, स्टेलेनिन, कैफीन और थियोब्रोमीन। ये सारे ऐसे एल्कलाइड हैं जो स्यूडो एल्कलाइड है, नाइट्रोजन नहीं होता लेकिन सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और बाकी डेफिनेशन जो लिखा है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप वहां से देख चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि कहां-कहां ये एल्कलाइड पाए जाते हैं। एल्कलाइड बेसिकली पौधों से प्राप्त होते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ और जगहों पर भी एल्कलाइड देखे जाते हैं
जैसे जब आप इस नोट्स को देखेंगे तो आप इस चीज को समझ जाएंगे कहां कहां पे होते हैं एल्कलॉइड। देखिए उसको बता रहा हूं, जैसे कुछ एल्कलॉइड जो होते हैं वो फंगस से मिलते हैं, जैसे कि मस्करीन और मस्करीन। एर्गोट एल्कलॉइड क्लैरिसेप्स कुकुलिया से मिलता है। इनसे भी कुछ एल्कलॉइड मिलते हैं, जैसे इसको कोलामीन एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी वगैरह से मिलते हैं। शहतूत जो वो आपके होते हैं, क्या कहते हैं उसको, शहतूत के पौधे में जो रेशम कीड़े होते हैं उनसे मिलता है। बैक्टीरिया से भी कुछ मिलते हैं जिसका नाम है पाइकोमीन स्यूडोमोनास, यानी कुछ बैक्टीरिया से, कुछ फंगस से, कुछ वायरस से, इंसेक्ट से भी मिलते हैं। जबकि हमने पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ कहां मिलते हैं, प्लांट में। तो प्लांट के अलावा भी कुछ जगहों पर ये देखे जाते हैं। ऑर्गेनिज्म में इन सब चीजों में ये चीजें आ जाती है। ये चीजें आप देख लीजिएगा। कुछ अलग फैमिली के प्लांट होते हैं जिसमें कि एल्कलॉइड बहुत ज्यादा होता है। एंजियोस्पर्म फैमिली के प्लांट में रेक्यूमिनेसी, रेनिकुलेसी, रूबिएसी, सोलेनेसी, बैक्टीरियसी, इन सब फैमिली के प्लांट्स में एल्कलॉइड बहुत ज्यादा में प्राप्त होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड मतलब होता है कैसे हम किसी भी एल्कलॉइड को, भाई हमने मान लिया भैया ये हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट में हमने माना इस प्लांट के पत्ते में एल्कलॉइड पाया जाता है। अब हमें इसको एल्कलॉइड कैसे निकालेंगे, हम कैसे लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में इसको निकालेंगे, कैसे इसको निकाल करके हम किसी कंटेनर में भरेंगे लिक्विड गैस सॉलिड फॉर्म में, इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि एल्कलॉइड का एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है स्टैश ऑटो प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस है स्टैश ऑटो प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम समझाएंगे आपको। इस प्रोसेस के द्वारा स्टैश ऑटो प्रोसेस एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्टैश ऑटो प्रोसेस के द्वारा एल्कलॉइड का एक्सट्रैक्शन समझाइए। तो आपको इस प्रोसेस को लिखना है कैसे इस प्रोसेस से हम निकालते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि ये जो प्लांट की पत्ती है, माना कि इस पत्ती से हमको एल्कलॉइड मिलेगा, तो इस पत्ती को सुखवा लीजिए, इस पत्ती को रगड़ रगड़ के नीच मांझ के एक कंटेनर के अंदर पाउडर के फॉर्म में इकट्ठा कर लीजिए। यानी ये पत्ती को हमने पीस करके क्या बना लिया, पाउडर। ये पहला स्टेप, पहले स्टेप में हमने बना लिया पाउडर। अब पाउडर बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम पानी के साथ और अमोनिया के साथ घोलेंगे। यानी हमने एक कंटेनर ले लिया दोस्तों, इस कंटेनर में दो तरह के लिक्विड हैं, एक अमोनिया है और दूसरा वाटर है। इस पाउडर को इसमें हम डाल करके भिगा देंगे। ध्यान समझिएगा, दूसरा प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या था, इसको पाउडर में कन्वर्ट करो। दूसरा प्रोसेस है भिगा के पाउडर को इस कंटेनर के अंदर भिगा दो। और भिगा करके जब इसमें से थोड़ा सा इसका पूरा बेस निकल जाए, पूरा फैट निकल जाए, तो जब निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको गाढ़ करके, इस पाउडर को गाढ़ करके इसका लिक्विड हम निकाल लेंगे। अब अगले मुद्दे पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम देखने वाले हैं कि हम क्या करेंगे। अब जो हम करेंगे तीसरे स्टेप में, एक कंटेनर में उस पाउडर के पत्ती को छान करके हम इसका जो लिक्विड है उसको अलग कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे उसका लिक्विड, या इसको हम कह सकते हैं उसका एक्सट्रैक्ट, जिसको हमने छान करके अलग करके निचोड़ करके निकाल लिया, वो उसका एक्सट्रैक्ट है। इसको हमने यहाँ पे अलग कर दिया। अब इस स्टोर को क्या करेंगे, हम फिर से बेसिफाइड करने के लिए, इसको बेसिक नेचर में कन्वर्ट करने के लिए, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, Na2CO3। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये घुल जाएगा, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। जितने भी पार्टिकल इसके अंदर थे छोटे मोटे, वो सारे के सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और डिसॉल्व होने के बाद क्या करेंगे, इसको हम आराम से फिल्टर कर लेंगे। और फिल्टर करने के बाद इसको छानने के बाद एक छन्नी लगा करके इसको हम छान लेंगे। और छानने के बाद हमें बूंद बूंद जो मिलेगा वो हमारा बेसिकली क्या होगा, वो एल्कलॉइड होगा। यानी मैंने आपको कितने आसान तरीके से बताया कि किस ऑटो स्क्वाश ऑटो प्रोसेस से कैसे निकालते हैं। पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, पाउडर फॉर्म को भिगाइए अपने पानी और अमोनिया के मिक्सचर में, फिर उसको छान लीजिए, छानने के बाद उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराइए, फिर वो डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद उसको छान लीजिए, अलग कर लीजिए, हमें एल्कलॉइड मिल गया। किस फॉर्म में मिला, लिक्विड फॉर्म में मिला। इसको ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए, हमको मिल जाए। दूसरा है मंस्की प्रोसेस। ठीक है, मंस्की प्रोसेस है। ये मंस्की प्रोसेस क्या है, पहला स्टेज ऑटो प्रोसेस था,
मेल्स की प्रोसेस में क्या होता है, जो पाउडर मटेरियल हमने लिया है उसको पहले जहां पे हमने उस स्टेप में अमोनिया के साथ मिक्स किया था, वाटर के साथ भिगाया था, यहाँ पे मेथेनॉल के साथ भिगाते हैं। बस फर्क इतना है कि उसमें क्लोरोफॉर्म और अमोनिया के साथ भिगाया था, यहाँ मेथेनॉल के साथ भिगाएंगे और मेथेनॉल के साथ भिगाने के बाद इसको हम फिर क्या करेंगे, ठंडे जगह पे रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे और फिर उसमें बॉइल्ड वाटर डाल के फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसमें फिर से डालेंगे अमोनिया और अमोनिया डालने के बाद क्या करेंगे, उसको ड्राई कर देंगे, मिल जाएगा हमको क्या, एल्कलाइन। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अमोनिया, यानी सॉरी एल्कलाइन। आपको कुछ एल्कलाइन दे दिया जाएगा लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और आपसे पूछा जाएगा कि पहचानिए कि ये एल्कलाइन है कि नहीं। तो इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आपको एक मेरा YouTube पे वीडियो मिलेगा, ट्रिक टू लर्न द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैंने उसमें एक ट्रिक बताया है, ठीक है, कि मेरी वैगन आर कार पर कोई कर दिया, दरोगा को बुलाओ, उस ट्रिक को पढ़ लीजिएगा, एक बार में आपको सारा टेस्ट याद हो जाएगा। बहुत आसान टेस्ट है, बस उस बोल मैं रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को जाके YouTube पे सर्च करिए कि एल्कलाइन टेस्ट केसीएल ट्यूटोरियल सर्च करेंगे, आपको एक तब बढ़िया ट्रिक मिलेगा, 2 मिनट के अंदर आपको याद हो जाएगा। फिर मैं बता दे रहा हूं, पहला टेस्ट होता है मेयर टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली जो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन होता है उसको मेयर रिएजेंट कहते हैं। जब हम मेयर रिएजेंट को इसके सॉल्यूशन के साथ डुबोते हैं तो हमें क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट मिला तो मतलब वो एल्कलाइन है, नहीं मिला तो एल्कलाइन नहीं। वागनर टेस्ट क्या होता है, इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को वागनर रिएजेंट बोलते हैं। जब हम इस अपने इस लिक्विड में, जो हमको ये प्राप्त हुआ है लिक्विड, इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो हमें क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर प्राप्त होता है, और रेडिश ब्राउन कलर अगर प्राप्त हो रहा है तो मतलब वो एल्कलाइन है। ठीक है, हाइड्रोक्स रिएजेंट, इसमें क्या होता है, पिक्रिक एसिड, येलो रंग का होता है पिक्रिक एसिड, इसको मिला के टेस्ट करते हैं। तो पिक्रिक एसिड जब डालते हैं सॉल्यूशन में, अगर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया तो वो मतलब हमारा एल्कलाइन है, और अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो एल्कलाइन नहीं। ये तीसरा टेस्ट हो गया। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, इसमें क्या होता है, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट को जब हम मिलाते हैं तो लाल और भूरे रंग का प्रेसिपिटेट मिलता है, रेडिश ब्राउन, मिला तो पास, नहीं मिला तो फेल। म्यूरिक रिएजेंट में इसमें बेसिकली अमोनियम परक्लोरेट मिलाते हैं और मिलाने के बाद हमें पर्पल कलर प्राप्त होता है। ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। मैं आपको रिएजेंट कैसे याद करना है, टेस्ट का कलर कैसे याद करना है, वो मेरा ट्रिक याद करिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत आसानी से आता है। अब लास्ट टॉपिक है एल्कलाइड में, कि क्यों हम एल्कलाइड पढ़ते हैं, एल्कलाइड का क्या इस्तेमाल है, किस तरह की दवाइयां बनाने में एल्कलाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके यूज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जो बेसिकली थेरेप्यूटिक यूज पहला है कि ये सीएनएस जो भी दिमाग पे काम करने वाली दवाइयां बनती है, सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग, मॉर्फिन, कैफीन, ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाला, ब्रेन को डिप्रेस करने वाला, दोनों तरह की दवाइयां जो है वो एल्कलाइड कैटेगरी में आती है, वो बनाई जाती हैं। दूसरा होते हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों में काम करता है, जैसे कि पाइलोकार्पिन, एफेड्रिन, एट्रोपिन, हायोसियामिन, ये सभी दवाइयां एनएस पे काम करती हैं। तीसरा इसका एप्लीकेशन है कि लोकल एनेस्थेटिक, जो कोकेन होता है वो लोकल एनेस्थेटिक की तरह इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 सॉरी हो गया था ग्लूकोमोसी के, चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 खत्म कर लिया है एल्कलाइन। लेक्चर नंबर 2 पे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए तरीके के साथ। तो मिलते हैं आपसे, लेते हैं विदा, गुड नाइट, सब खैर, पढ़िए लिखिए मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।